I am Deepak Kumar Sharma from Bright Coaching Classes. Today I will discuss chapter number 3, current electricity, and the first topic is electric current. तो आज हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्टली व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट. तो इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे. तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें सबसे पहले फार्मूला यूज करना है I इक्वल टू Q अपॉन T. यहां पर Q रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज को एंड T रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को. तो सपोज कोई कंडक्टर है और उसके अंदर Q चार्ज फ्लो हो रहा है, तो हम कहते हैं कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है. तो व्हेन द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो इन ए कंडक्टर, देन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द कंडक्टर. इसका मीन्स ये हुआ, यानी कि चार्ज का फ्लो होना ही कंडक्टर है. लेकिन इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें इसको डिफाइन करना होगा. तो हाउ टू डिफाइन इट. इफ t इक्वल टू 1, देन I इक्वल टू Q. अब इसको हमने लैंग्वेज में लिखना है. t इक्वल टू 1 इट मींस टाइम यूनिट टाइम पर जो करंट होगा वो फ्लो ऑफ चार्ज होगा. तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे. द इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इन ए कंडक्टर. लिख देंगे इसको. द इलेक्ट्रिक करंट is defined as the flow of charge per unit time in a conductor. ठीक है. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सेकेंड आता है व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो इसको भी हम इसी फार्मूले से डिफाइन करेंगे. I इक्वल टू Q अपॉन T एंड पुटिंग द यूनिट ऑफ Q एंड T. द यूनिट ऑफ Q इट मींस कूलम अपॉन T टाइम. तो कूलम पर टाइम या T टाइम इट मींस सेकेंड. तो कूलम पर सेकेंड और एम्पियर भी कह सकते हैं इसको हम. तो एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो कूलम पर सेकेंड या एम्पियर. तो इसकी एम्पियर जो है इसकी SI यूनिट हो गई. अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि डिफाइन एम्पियर, यानी इसकी यूनिट को हमने डिफाइन करना है. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एम्पियर. तो फॉर दिस definition of ampere, one ampere equal to 1 coulomb upon 1 second. जो फार्मूला हमारा मेन फार्मूला है, ये इसी फार्मूले से हमने यूनिट बनाई है, इसी फार्मूले से हम डेफिनेशन बना रहे हैं. तो 1 ampere equal to 1 coulomb upon 1 second. It means when the charge of 1 coulomb flowing in a conductor in 1 second, then the करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इज 1 एम्पियर. यानी कि किसी कंडक्टर के अंदर अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड तक हम फ्लो करेंगे तो उसमें जो करंट फ्लो होगी वो 1 एम्पियर होगी. लिख देंगे यहां पर 1 एम्पियर इज द करंट इन ए कंडक्टर व्हेन 1 coulomb charge flowing in 1 second. यानी 1 coulomb चार्ज 1 सेकेंड के लिए अगर उस कंडक्टर में फ्लो हो रहा है, देन द करंट इज 1 एम्पियर. नेक्स्ट एक क्वेश्चन और आता है. द इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी. वाई. इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी. नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इट मींस द करंट फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. जो करंट हम देखते हैं तो वो हम हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करते हैं. अगर हम किसी डायग्राम में भी दिखाते हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर करंट फ्लो होती है.
बट इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो वाई, लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी है, क्यों है इसको हमने रीजन देना है। तो करंट क्या है कि सपोज एट ए जंक्शन पॉइंट, सपोज दिस इज द जंक्शन, जंक्शन इट मींस व्हेन द करंट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पाथ। मान सपोज यहां पर कोई 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, ये 5 एम्पियर की करंट में फ्लो कर रहा हूं, और सपोज ये जंक्शन पॉइंट है, जंक्शन पे ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, 3 एम्पियर एंड 2 एम्पियर, मान लिया सपोज। तो ऐसा होता है क्योंकि जंक्शन रूल को फॉलो करती है, तो जंक्शन रूल पे आकर के करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जैसे भी जो भी हमारा यहाँ पर अप्लायंसेस लगा होगा। तो ये क्या है कि यहाँ पर तो एक सिंगल डायरेक्शन में है, फिर यहाँ 2 डायरेक्शन में डिवाइड हो गई है, तो इससे क्या होता है कि इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन शो नहीं कर रही है। तो जब इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, तो देन वी कैन से दैट द इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं एज ए लैंग्वेज, इन ए लैंग्वेज में एट ए जंक्शन पॉइंट द करंट डिवाइडेड इनटू 2 डायरेक्शंस, देन इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज नो पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड। तो इलेक्ट्रिक करंट का पूरा एक कंप्लीट हो गया हमारा, जिसमें हमारा फार्मूला, उसकी डेफिनेशन, उसकी एसआई यूनिट, उसकी 1 एम्पीयर की डेफिनेशन और इसकी इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी वाई, ये सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो 1 नंबर्स में ये क्वेश्चंस आते हैं। आई विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पर हम ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंसेस में जो है डिफरेंसेस बताएंगे और इनका रिलेशंस भी हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। रिलेशंस ऑलरेडी हमने ड्रॉ किया हुआ है पीछे भी, तो उसी रिलेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर काम करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज द ईएमएफ एंड व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो सपोज एक सेल हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्टली ड्रॉ अ सेल लाइक दिस एंड द 2 टर्मिनल्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड दिस इज द इलेक्ट्रोलाइट। जो सॉल्यूशन हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोलाइट है, इसको हम इलेक्ट्रोलाइट देते हैं। ये क्या होता है कि NH4Cl अमोनियम क्लोराइड या कॉपर सल्फेट, ये भी यूज कर सकते हैं इसमें। NH4Cl जो है वो डैनियल पे यूज होता है, तो लैक्लांसिन, NH4Cl लैक्लांसिस सेल एंड CuSO4 डैनियल सेल में यूज होता है। तो दिस सॉल्यूशन या दिस लिक्विड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइट। Two terminals, positive and negative, connected to a resistance R like this. This is the external resistance. Capital R is the external resistance and small r is the internal resistance between the 2 terminals of positive and negative. So what is the definition of EMF? How to define? तो EMF क्या होता है? EMF की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के अंदर क्या होगा कि सपोज अ पॉजिटिव चार्ज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टर्मिनल, दिस इज द A एंड दिस इज द B, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टर्मिनल एंड कंप्लीट इन 1 साइकिल, यानी जिस टर्मिनल से वो स्टार्ट होगा और उसी टर्मिनल आकर के खत्म हो जाएगा, then the total work done in 1 complete cycle is होता EMF। यानी कि इसके अंदर क्या होगा कि आपका जो एक्सटर्नल पोटेंशियल और सपोज V डैश इज द इंटरनल पोटेंशियल, दोनों एक साथ आ जाते हैं। जैसे लाइक दिस, E रिप्रेजेंट द EMF एंड V प्लस V डैश, यानी द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ फर्स्ट टर्मिनल मूव इन 1 कंप्लीट साइकिल। तो यहां पर जो कंप्लीट साइकिल यहीं पर आकर के रुक जाएगा, वो यहां से शुरू होगा, यहां पूरे में जाएगा, यहां आएगा, तो ये जो है टोटल। तो इसके अंदर क्या होगा हमारा V एक्सटर्नल और V डैश इंटरनल दोनों का सम, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल पोटेंशियल इज इक्वल टू E। और अगर हम इसको डिफाइन करें और एक और क्लियर कर लें तो V प्लस IR, यहां पर जो V डैश है वो IR को रिप्रेजेंट कर रहा है बाय यूजिंग ओम्स लॉ, जो भी हम आगे भी यूज करेंगे। तो V इक्वल टू IR होता है, तो V डैश इक्वल टू IR स्मॉल r एंड V इक्वल टू कैपिटल I। तो यहां पर क्या होगा, अगर हम इसको डिफाइन करें तो इससे डिफाइन कर सकते हैं। तो दिस इज द सम ऑफ द एक्सटर्नल एंड इंटरनल पोटेंशियल इन अ समीकरण। अब V डैश से यहां से हम रिलेशन भी निकाल सकते हैं इसको, तो E माइनस का V इक्वल टू IR, यहां से I भी आ जाएगा E माइनस V अपॉन R।
ये आई की डेफिनेशन आ गई। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंसेस की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस यहां से एक पॉजिटिव चार्ज चलेगा और यहां पर आकर के खत्म हो जाएगा, यानी कि द पॉजिटिव चार्ज मूविंग फ्रॉम फर्स्ट टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल, यानी ए टू बी, और इंटरनल वर्क नहीं करेगा उसके अंदर। तो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस इन द पॉजिटिव चार्ज moves from A to B एक्सटर्नल, शॉर्ट में लिख दिया है, एक्सटर्नल फॉर्म में इसे बी पर आकर के खत्म होगा, इंटरनल फॉर्म में नहीं जाएगा। तो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज द वर्क डन फॉर द पॉजिटिव चार्ज। इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंसेस है हमारा में। E इज ग्रेटर देन B, E हमेशा B से बड़ा होता है क्योंकि ईएमएफ जो है उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, इंटरनल पोटेंशियल भी ऐड हो जाता है, जबकि एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है वो केवल बी है। तो ये कुछ कॉमन छोटी सी बात थी यहाँ पर कि ईएमएफ व्हाट इज द ईएमएफ, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ज्यादातर नॉर्मली एक नंबर में इनके क्वेश्चंस या इसका आपका ये रिलेशन आ सकता है और इनके न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो न्यूमेरिकल में ज्यादा यूज होता है इसका, तो वहां पर हम इसको यूज करेंगे, तो हम इसको देखेंगे। तो दिस इज द सेकेंड टॉपिक। Now I will start the third topic, Ohm's law. This is a very important topic for theory, numerical and experiment. तो Ohm's law जो है वो तीनों में आएगा आपका, थ्योरी में भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, न्यूमेरिकल में भी और प्रैक्टिकल में। तो ये फर्स्ट प्रैक्टिकल हमारा इसका करने के लिए आता है। तो सबसे पहले हम बताएंगे व्हाट इज द Ohm's law। Ohm's जो है वो नॉर्मली मैं बता दूं पहले इसको कि जो Ohm's है, जो ओम है, ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। इसका मीन्स ये है कि हम इसमें जो बात करेंगे वो रेजिस्टेंस की करेंगे। तो रेजिस्टेंस पर बेस्ड है ये पूरा ओम्स लॉ। और रेजिस्टेंस आप जानते ही हैं कि रेजिस्टेंस जब भी किसी करंट के फ्लो को कम करता है, रेजिस्टेंस का मतलब ही कम करना होता है, जो कि करंट की फ्लो को कम करता है। ऐसे अगर हमने मैकेनिकल में पढ़ा है तो एयर रेजिस्टेंस बोलते हैं। एयर रेजिस्टेंस क्या होता है, वो हमारी डायरेक्शन को कम करता है। जैसे इधर से एयर एक डायरेक्शन में दूसरी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो एयर रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है, तो हमारी स्पीड कम हो रही है उससे। तो रेजिस्टेंस जो है वो करंट को रोकता है, कम करता है इलेक्ट्रिसिटी। तो ओम्स लॉ के लिए हम बात करते हैं। सपोज V इज द पोटेंशियल एंड I इज द करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर। V जो है पोटेंशियल है किसी कंडक्टर के दोनों टर्मिनल्स पर, और I इज द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। तो ओम्स ने कहा था कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल अक्रॉस इन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। जब V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, V कम होगा तो I भी कम होगा। इट मीन दोनों प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। देन लेकिन इसके लिए उसने एक डेफिनेशन और इसमें एक थोड़ी सी डेफिनेशन को और इसमें इंक्रीज करेंगे, लेकिन ये कब होगा, व्हेन द फिजिकल कंडीशंस रिमेन कांस्टेंट। आगे लिख देंगे यहां पर, व्हेन फिजिकल कंडीशंस रिमेन कांस्टेंट। फिजिकल कंडीशंस कौन सी होंगी, फिजिकल कंडीशंस इट मींस टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर। अभी हमने जैसे हमारे को इंस्ट्रूमेंट दिया है और उसको हम यहाँ पर प्रैक्टिकल कर रहे हैं और वी और आई से हम आर निकाल रहे हैं, लेकिन अभी हम दूसरी जगह उसी प्रैक्टिकल को दोबारा से कर रहे हैं तो वहां पर आर की वैल्यू चेंज आ रही है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पर तो वी और आई का वैल्यू ये आई, यहाँ पर ये आई, तो ये चेंज क्यों हो रहा है। तो ये चेंज ये हो रहा है कि आपका वहां पर या तो प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर, तीनों में कोई ना कोई चेंज होगा, जो यहां पर है वहां नहीं है। तो इट मींस इट शोज दैट द फिजिकल कंडीशंस रिमेन कांस्टेंट। अगर फिजिकल कंडीशंस हमारी सेम होंगी तब भी हमारी रेजिस्टेंसेस या जो वैल्यू हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर रहे हैं तो वो वैल्यू हर जगह वहीं पर होगी। तो फिजिकल कंडीशंस का कांस्टेंट होना बहुत जरूरी है, तभी वैल्यूज भी सेम आएंगी। तो ये हमें एक इसका स्टेटमेंट क्या होगा, द पोटेंशियल across a conductor is directly proportional to electric current when the physical conditions remain constant। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका स्टेटमेंट। अब हम इसको ड्राइव करते हैं। तो V इक्वल टू आई आर, यहां पर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे और R आएगा यहां पर, वेयर R इज ए कांस्टेंट
यहां पर एक आर कांस्टेंट है और इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, और इसी के लिए ओम्स लॉ बना हुआ है। तो R इक्वल टू V अपॉन I। अब यहां से हम R के बारे में बात करेंगे कि R क्या है। तो R की नॉर्मल डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि R क्या है। इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द करंट। इट मींस ये करंट को की फ्लो को कम करता है। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम लें तो R इक्वल टू V अपॉन I। इट इज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक करंट। इसके अकॉर्डिंग हम अगर फाइंड करते हैं तो R जो है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। अब इसको हमने यूनिट में फाइंड करना है। तो व्हाट इज द यूनिट? तो यूनिट ऑफ R इक्वल टू वोल्ट पर एम्पियर। इसको आप वोल्ट पर एम्पियर भी कह सकते हैं और ओम भी बना कह सकते हैं इसको। ओम का सिंबल है ये, दिस इज द सिंबल ऑफ ओम। ओम को भी ओम भी इसकी यूनिट है और वोल्ट पर एम्पियर भी इसकी यूनिट है, लेकिन नॉर्मली हम इसको ज्यादातर ओम में कहते हैं। इसकी जो यूनिट है वो ओम से करते हैं। रेशियो ऑफ V अपॉन I एंड इट इज द यूनिट ऑफ ओम। अब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ओम? ओम को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो डेफिनेशन ऑफ ओम, वन ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। यानी किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। कब होगा? जब उसकी जो टर्मिनल्स हैं उन पर 1 पोटेंशियल और करंट जो है उसमें 1 एम्पियर की फ्लो हो रही है। तो 1 एम्पियर की करंट और 1 वोल्ट का पोटेंशियल उसके एंड्स पर होगा। देन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओम। तो इसकी डेफिनेशन ये बनेगी। तो 1 ohm is the resistance of a conductor when 1 volt is the potential across the ends of the conductor and 1 ampere is the current flowing in the conductor। ठीक है, सिंबल ऑफ द रेजिस्टेंस R है। तो इसको हम बाद में यूज करते हैं, मेरा मेन तो हमारा ये यूज होता है। तो दिस इज द सिंबल ऑफ R। अब इसी के अकॉर्डिंग हमने कुछ डेफिनेशंस और करनी है, तो उन डेफिनेशंस को हम यहां पर स्टार्ट करेंगे। Now we will discuss the factors of the resistance depends on factors of resistance। Depends on जो उन पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? तो नंबर फर्स्ट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। सपोज कोई वायर है हमारे पास, इसकी लेंथ L है, तो R जो है वो लेंथ पर डिपेंड करेगा। लिख देंगे आगे रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सेकेंड नंबर 2 R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A। एरिया के इनवर्सली होगा। जो वायर का एरिया जितना बड़ा होगा वो उतना रेजिस्टेंस उसका कम होगा, यानी रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया। इसमें कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोई वायर अगर पतला है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, ये जो वायर मोटा है उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो जो वायर पतला है इट मींस उसका एरिया कम है। एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और जिस वायर का एरिया ज्यादा है यानी ए बड़ा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, वो मतलब उसका रेडियस ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। इस तरीके से मान लीजिए सपोज ये पतला वायर और ये मोटा वायर, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? क्योंकि इसका जो रेडियस दे रखा हुआ है R वो कम है तो एरिया भी इसका लेस है, और इसका एरिया तो लेस है और इसका एरिया जो है रेजिस्टेंस ज्यादा दे रखा है, रेडियस ज्यादा दे रखा है तो एरिया इसका ज्यादा है। इसका स्मॉल एरिया है, इसका लार्ज है। तो इसका स्मॉल एरिया है इसका, तो रेजिस्टेंस इसका क्या होगा? लार्ज होगा, और इसका लार्ज एरिया है तो इसका रेजिस्टेंस स्मॉल होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा जनरल लाइफ के अकॉर्डिंग अगर हम इसको याद रखना चाहें कि हम अपने रियल लाइफ में या कहीं प्रैक्टिकली हम इसको समझें, तो आप ये मान लीजिए कि जैसे ये कोई छोटा कोई रास्ता है और एक ही बड़ा रास्ता है। अब छोटा रास्ता है, अभी मान लिया इस रास्ते से 10 लोगों को गुजारना है, हमें 10 लोग इसमें से गुजरेंगे। यहां से मान लीजिए 10 पीपल्स यहां से जा रहे हैं।
तो आप खुद थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो कि अगर इस पतले रास्ते से, पतली गली है ये, और इस रास्ते से 10 लोग जाएंगे तो कंजेस्टेड हो जाएंगे। तो जब वो कंजेस्टेड होंगे तो उसमें जो आने जाने का जो उनका रास्ता होगा उसमें उनको प्रॉब्लम होगी। ऐसे ही हमारा चार्ज, जब इससे चार्ज किसी पतले वायर से फ्लो होता है तो क्या होता है, कंजेस्टेड हो जाता है। तो कंजेस्टेड होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस कहते हैं किसी चीज को रोकना। तो ये रोक रहा है तो क्या होगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अभी कोई दूसरा बड़ा रास्ता है, वहीं से उन 10 चार्जेस को फिर हमने फ्लो कराना है, तो वहां वो इजीली फ्लो हो जाएंगे, उनकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। इसका मीन्स ये होगा कि जैसे एरिया को बड़ा करेंगे रेजिस्टेंस स्मॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको फॉलो कर सकते हैं। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर लें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को जोड़ दिया एक साथ, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। अब प्रोपोर्शनल का साइन हमें यहां से हटाना है, तो आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो ये जो रो आया है हमारा, ये जो रो आया है, ये रो इंडिकेट द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। So where rho is called specific resistance या resistivity, इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ये जो मटेरियल जो जिसका भी हम यूज कर रहे हैं, चाहे वहां पर हम आयरन यूज कर रहे हैं, चाहे हम वहां पर कॉपर यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम एल्यूमिनियम यूज कर रहे हैं, तो उस मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है दिस इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो यहां पर हमारा क्या है कि ये जो मैंने पूरा कराया है, दरअसल ये एक प्रैक्टिकल भी है, इस पूरे प्रैक्टिकल की थ्योरी है। जो प्रैक्टिकल हम एग्जाम में 12th में होता है, ओम्स लॉ को ड्राइव करना, उसमें हमें एक ग्राफ भी ड्रॉ करना होगा, और ओमिक ग्राफ होता है तो वो सीधा स्ट्रेट आता है, और नॉन ओमिक होगा तो वो एक कर्व फॉर्म में आता है। तो वी और आई का जो ग्राफ है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आता है, तो वो हमें यहाँ पर शो करना होता है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फिर उसका वायर का करना होता है, जो वायर हम वहां पर यूज कर रहे हैं। तो ये पूरा एक थ्योरेटिकल भी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिकल के लिए भी। तो यहाँ पर हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर आ गए, यानी कि रेजिस्टिविटी पर आ गए हैं। तो ये हमारा इसी का एक पार्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट के डिस्कस करेंगे। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले फार्मूला R इक्वल टू रो L अपॉन ए। तो रो इक्वल टू आर ए अपॉन एफ। अब इसकी हमने यूनिट करनी है, तो रो इक्वल टू यूनिट ऑफ R ओम, यूनिट ऑफ ए मीटर स्क्वायर, यूनिट ऑफ लेंथ मीटर, तो ओम मीटर। तो दिस इज द यूनिट ऑफ रो यानी रेजिस्टिविटी। तो ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी। And the next topic is the resistivity, and next topic is conductivity. Conductivity means the reciprocal of resistivity. तो conductivity. तो what is the conductivity? तो conductivity या conductance, इसको हम conductivity भी कह सकते हैं या conductance भी बोल सकते हैं, ये अभी आगे यूज होगा। इनवर्सली 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टिविटी, ये इसकी डेफिनेशन है। तो जहां पर कंडक्टिविटी यूज करेंगे वो रेजिस्टिविटी का उल्टा हो जाएगा, इसलिए जब हम आगे फ्यूचर में काम करते हैं तो सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। जो आर का जो भी डेरिवेशन होगा उसका जस्ट रेसिप्रोकल सी का होगा, और सी का रेसिप्रोकल आर का होगा। ऐसे ही अगर हम इसकी वो लिखें कंडक्टिविटी की यूनिट, तो यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी क्या होगी, ओम मीटर थी तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो दिस इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। तो ये हो गया हमारा इसका एक पूरा पार्ट। ठीक है, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे।